नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 6 जिसका नाम है पाचन तंत्र या पाचन संस्थान 2 पार्ट 4 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है अग्न्याशय, पैनक्रियास, PANCREAS। अमाशय के नीचे तथा पक्वाशय के घेरे में एक ग्रंथि यानी ग्लैंड GLAND ग्लैंड होती है, जिसे अग्न्याशय कहते हैं। उदर में यह ग्रंथि अमाशय के पीछे की ओर अवस्थित रहती है तथा उससे प्रायः ढकी रहती है। इसके दो प्रमुख स्राव हैं, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। नंबर 1, बाह्य स्राव में एक प्रकार का पतला साफ और खारेपन का गुण लिए हुए एक पाचक रस निकलता है, जिसे अग्न्याशय रस कहते हैं। एक नली द्वारा यह रस पक्वाशय में जाता रहता है। नंबर 2, आंतरिक स्राव के रूप में इसके एक भाग से इंसुलिन INSULINE इंसुलिन नामक आंतरिक स्राव निकलता है, जिसका काम रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना है। और इसके बाद टॉपिक है अग्न्याशय रस और पाचन क्रिया। अग्न्याशय रस का पाचन क्रिया से घनिष्ठ संबंध है। भोजन के भाग जो क्रमशः लार और अमाशय रस से बिना पचे रह जाते हैं, अग्न्याशय रस के प्रभाव से पच जाते हैं। इनमें निम्नलिखित प्रकार के खमीर यानी एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स की स्पेलिंग ENZYMES। नंबर 1, ट्रिप्सिन TRYPSIN। नंबर 2, एमिलॉप्सिन AMYLOPSIN। नंबर 3, स्टेएप्सिन STEAPSIN। और नंबर 4, रेनिन RENNIN। तो पहले नंबर पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन जातीय पदार्थों को पचाने में सहायक है। अमाशय रस की अपेक्षा यह अधिक सक्रिय होता है। अमाशय रस के प्रभाव से प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटियोजेज में बदल जाता है, लेकिन ट्रिप्सिन के प्रभाव से पुनः पेप्टोन और प्रोटियोजेज का सरल रूप में भंजन हो जाता है। ट्रिप्सिन के प्रभाव से ये पेप्टिड्स के रूप में बदल जाते हैं, PEPTIDS पेप्टिड्स के रूप में बदल जाते हैं, जो पुनः एमिनो अम्ल में बदलता है। इसी रूप में प्रोटीन जातीय पदार्थों का ऊतकों में शोषण होता है। उपर्युक्त क्रियाओं के अतिरिक्त ट्रिप्सिन ऐसे प्रोटीन जातीय पदार्थों को भी पचाता है जो अमाशय रस के प्रभाव से अनपचे रह जाते हैं। अमाशय रस आम्लिक तथा अग्न्याशय रस क्षारीय माध्यम में काम करता है। अतः ऐसे प्रोटीन जो आम्लिक माध्यम से नहीं पच पाते, क्षारीय माध्यम में पच जाते हैं। इस प्रकार ट्रिप्सिन के प्रभाव से सभी प्रकार के प्रोटीनों का पाचन पूर्ण हो जाता है। और नंबर 2, एमिलोप्सिन। एमिलोप्सिन की क्रिया टाइलिन जैसी होती है। यह श्वेत सार को माल्टोज MALTOSE माल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। यहाँ श्वेत सार की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। और नंबर 3 पे आता है स्टेएप्सिन। स्टेएप्सिन का प्रभाव वसा जातीय पदार्थों पर पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया वसा के अणु वसाम्ल यानी फैटी एसिड्स FATTY फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल GLYCEROL ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। क्षारीय माध्यम होने के कारण वसाम्ल घुल जाता है और इसी रूप में गर्भकुर द्वारा शोषित हो जाता है। और नंबर 4, रेनिन। रेनिन अपनी क्रिया की पुनरावृत्ति आमाशय रस की तरह करता है।
रेनिन के प्रभाव से दूध का थक्का बन जाता है। और अब एक टेबल दिया हुआ है टेबल फॉर्म में। संक्षेप में इसका हेडिंग है संक्षेप में पाचक रसों की प्रतिक्रियाएं। इस टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम का हेडिंग है पाचक रस, दूसरे कॉलम का हेडिंग है उत्पादन स्थान और तीसरे का हेडिंग है प्रतिक्रिया। तो पहला नंबर पहले कॉलम में पहला पॉइंट टायालिन, उसके सामने उत्पादन स्थान के नीचे मुंह और प्रतिक्रिया के नीचे श्वेत सार को शर्करा में बदलता है। नंबर 2 पेप्सिन, पहले कॉलम में पेप्सिन पाचक रस के नीचे नंबर 2 पेप्सिन और इसके सामने उत्पादन स्थान के नीचे आमाशय और प्रतिक्रिया है इसकी तीसरा कॉलम में प्रोटीन को सरल रूप में भंजित करता है। इसी तरह से नंबर 3 पे पाचक रस के नीचे ट्रिप्सिन और उत्पादन स्थान के नीचे अग्न्याशय और प्रतिक्रिया में प्रोटीन को भंजित कर एमिनो अम्ल में बदलता है। चौथा पॉइंट पाचक रस के नीचे स्टिएप्सिन और इसका उत्पादन स्थान है अग्न्याशय और तीसरे कॉलम में वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और लास्ट में 5वां पॉइंट है पाचक रस के नीचे पहले कॉलम में लिखेंगे एमिलॉप्सिन और इसके सामने उत्पादन स्थान है अग्न्याशय और प्रतिक्रिया के नीचे लिखेंगे श्वेत सार को माल्टोज में परिणत करता है। और इसके बाद टेबल को क्लोज कर देंगे। अगला टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। वर्णन, बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम हिस्सा है। यह उदर की दाहिनी ओर के निम्न भाग से आरंभ होती है। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अंधात्र सेइकम CAECUM केइकम। नंबर 2 कोलन COLON कोलन। नंबर 3 मलाशय रेक्टम RECTUM। तो इसका भी एक चित्र है, उसमें वृद्धांत्र, क्षुद्रांत, सीकम, आंत्रपुच्छ ये शो किए गए हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल से नीचे एक नली लगी रहती है जिसका सिरा बंद रहता है। इसे सीकम कहते हैं CAECUM। सीकम के पास उंगली जैसी एक बंद नली रहती है, उसे आंत्रपुच्छ यानी वर्म फॉर्म अपेंडिक्स VERMFORM वर्म फॉर्म अपेंडिक्स APPENDIX कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.8 मीटर 1.8 मीटर और मोटाई प्रायः 7.5 सेंटीमीटर होती है। बीच वाले लंबे भाग को कोलन कहते हैं। इसका अंतिम मांसल हिस्सा मलाशय यानी रेक्टम तथा बाहरी दरवाजा मल द्वार एनस ANUS कहलाता है। बनावट, अब इसकी बनावट के बारे में जानेंगे। इसकी बनावट करीब करीब छोटी आंत जैसी ही है, लेकिन इसकी भीतरी दीवार में ग्रहांकड़ों का अभाव है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत के कार्य। यूं तो भोजन का पाचन तथा पचे हुए अंशों का शोषित होना करीब करीब छोटी आंत में ही पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर भी नंबर 1 भोजन के कुछ भाग का पाचन और नंबर 2 पचे हुए पदार्थों का झिल्ली स्थित कोशिकाओं द्वारा शोषित होना बड़ी आंत के ऊपर वाले भाग में भी होता है। इसके अतिरिक्त भोजन के अर्ध तरल पदार्थ से कुछ पानी भी इसके द्वारा सोख लिया जाता है। अपेक्षाकृत ठोस पदार्थ बड़ी आंत के निम्न हिस्से में बचा रह जाता है, जिसे हम मल यानी एक्सक्रीटा EXCRETA मल कहते हैं। और नंबर 3 मल को गुदा मार्ग की ओर अग्रसर करना भी उसी का काम है। और लास्ट में पॉइंट है मल एक्सक्रीटा, इसके बारे में जानेंगे। मल में भोजन के अनपचे भाग जैसे अनाज के छिलके, फल तथा सब्जियों के रेशे और विभिन्न प्रकार के पाचक रस, श्लेष्मा, नष्ट भ्रष्ट कोशिकाएं तथा जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ऐंद्रिक पदार्थों के सड़ने से मल में दुर्गंध आती है। बड़ी आंत के निम्न भाग की मांसपेशियों के सिकुड़ने से मल आगे की ओर बढ़ता जाता है और अंत में गुदा मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक।
तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।